अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा न्याज़ एंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंक्रॉफ्ट हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपी वाले चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और फिर हम बुक से एक दफ़ा उसको रीड करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं जिसको हम आम आँख से देख नहीं सकते। मतलब हमें वैसे देखने से वो चीज़ें विजिबल नहीं होती, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो वो हमें नजर आती है। जैसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह। तो हम पढ़ेंगे आगे व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल साइज। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है माइक्रोस्कोप हमारे पास एक चीज़ की इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने ली, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत नॉर्मल सा है, मतलब छोटा सा है, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो उसकी मैग्निफिकेशन होगी, मतलब उसको मैग्नीफाई कर दिया जाएगा, उसको बड़ा करके दिखाया जाएगा। तो हमारे पास 4 टाइप्स की मैग्निफिकेशन होती है और किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास वेरियस मैग्निफिकेशंस में होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4x का ऑब्जेक्टिव लेंस हो सकता है, 10x का हो सकता है, 40x का हो सकता है और 100x का हो सकता है। और ये सब ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या नोज पीस के ऊपर लगे होते हैं माइक्रोस्कोप में। तो मैग्निफिकेशन की डिपेंडेंस पड़ेगा हम किस पे डिपेंड करती है? ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है कर्वेचर ऑफ लेंस और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? हमारे पास एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी हम कोई सरफेस देखते हैं ना, तो जैसे कि ये एक हमारे पास ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी उसको हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? जो भी रे किसी जगह पे आकर टकराती है, जैसे हमारे पास ये रे आकर ग्लास पे टकरा रही है तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर क्या होगा? ये रे हमारे पास क्या जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो गए तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कर्वेचर ऑफ लेंस क्या आता है हमारे पास। कर्वेचर ऑफ लेंस क्या आता है? हमारे पास इनवर्स होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का। जैसे हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और ये इसका सेंटर से ही इसका रेडियस है, तो इस रेडियस का जो इसके इनवर्स की प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसके उल्टा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? कर्वेचर ऑफ लेंस होगा। ये बहुत डिफिकल्ट उन्होंने टर्म दी है जो अक्सर समझ नहीं आती, लेकिन आपने इस तरह याद रख लेना है कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का इनवर्स होता है उसे हम कर्वेचर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास रेशियो जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस मीडियम। मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और डेंस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इनके रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लेकिन जो हमारे पास डेंसर ऑब्जेक्ट होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब दोनों के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो होता है ना, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। मतलब माइक्रोस्कोपी का बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है और किस तरह काम करती है। तो एक डेफिनेशन तो बुक पे लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने आपके लिए एक ज़्यादा आसान अल्फाज में डेफिनेशन लिखी है ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्रिएट्स अ मैग्नीफाइड इमेज थ्रू द यूज ऑफ सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज व्हिच फर्स्ट फोकस द बीम ऑफ लाइट ऑन टू और थ्रो एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज इनलार्ज द इमेज फाउंड। इसका क्या मतलब है? हमारे पास माइक्रोस्कोप जो होता है हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करता है, किसके जरिए? सीरीज ऑफ लेंसेज के जरिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, आई पीस में भी लेंस लगा होता है, तो इस तरह से। तो क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से क्या होता है? लाइट निकलती है, कंडेंसर के थ्रू जाती है और सरफेस पे जाके टकरा जाती है, और उसका जो इमेज होता है वो किस में जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंसेज में जाता है। और ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या करते हैं? हमारे पास इमेज को बड़ा करके हमें दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है इस ये प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोपी का, इसके जरिए हमारे पास कहते हैं ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे लाइट, क्योंकि लाइट का माइक्रोस्कोप में बहुत यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में तो बेसिकली लाइट यूज होती है, ठीक है, सोर्स के तौर पे। तो हम देखेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट हमारे पास क्या आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ बिटवीन 380 एंड 750 नैनोमीटर विच इज विजिबल टू ह्यूमन आई। मतलब ऐसी रेडिएशंस जो हमारे पास ह्यूमन आई को विजिबल होती हैं उनको कहते हैं लाइट, ठीक है। क्योंकि कई और तरह की भी रेडिएशन होती हैं, जैसे हमारे पास अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, लेकिन हमें विजिबल नहीं होती। तो जो हमें विजिबल होती हैं उनको हम लाइट कहते हैं, और उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 380 और 750 के बीच में। तो हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है ना उसकी 2 तरह की नेचर होती है, ठीक है। एक तो उसकी होती है हमारे पास पार्टिकल नेचर और दूसरी होती है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट जब किसी चीज़ से गुजरती है ना तो उसके मीडियम के पार्टिकल्स के साथ टकराती है, इसे कहते हैं पार्टिकल नेचर। और जब हमारे पास हम फ्लो देखते हैं लाइट का, वो कैसे फ्लो कर रही होती है? वो हमारे पास फ्लो कर रही होती है वेव की तरह। तो लाइट का फ्लो कैसे होती है? लाइट का जो हमारे पास नेचर होता है वो हमारे पास फोटोन, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन कहते हैं, तो वो पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती है और हमारे पास वेव के तौर पर भी एक्ट करती है, ठीक है।
आगे हम ये एंगल देखेंगे, ये हम ग्राफ बनाते हैं जब टाइम हो लाइट का, ठीक है। तो जो लाइट होती है उसका एंगल साइन आता है, मतलब इस तरह का जो भी एंगल आता है इसको कहते हैं साइन, ठीक है। वेव, साइन वेव लाइट की इसको कहते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास लाइट के लिए, तो ये हमारे पास साइन, इसको साइन वेव भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो ये वाली सरफेस होती है ना, जो ऊपर की तरफ, इसको क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ सरफेस होती है उसको ट्रफ कहते हैं। और दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ कहते हैं, मतलब एक वेव की लेंथ, ठीक है। और जो दो ट्रफ में डिस्टेंस होगा उसको भी हम वेव लेंथ ही कहेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू द नेक्स्ट इज वेव लेंथ। और वेव लेंथ जो होती है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेव लेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन होता है ऑल कलर्स इन कलर स्पेक्ट्रम। जब हम कलर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें जितने भी कलर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को व्हाइट लाइट कहते हैं। और इसकी जो वेव लेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। और इसका सोर्स कौन होता है, सन होता है और स्टार्स होते हैं। अब हम देखेंगे कलर टेम्परेचर क्या होता है। कलर टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ पैरामीटर डिस्क्राइबिंग द कलर ऑफ विजिबल लाइट सोर्स बाय कंपेयरिंग टू द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय एन आयोनाइज्ड ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जब भी कोई मिक्सचर ऑफ लाइट किसी सरफेस से गुजरता है तो उसको हम कंपेयर करते हैं एक आइडल और ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव बॉडी के साथ, और हम देख लेते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट जितनी भी आती है फिर उसको हम स्केल पे जाकर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कलर टेम्परेचर एक मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो हमारे पास इसको हम ना 4 डिजिट्स के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 2500 1200, ठीक है। और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, केल्विन लगा देते हैं मेजरमेंट के तौर पे। और हम कलर टेम्परेचर के लिए दूसरी टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास वार्म लाइट, कूल लाइट और डे लाइट, ठीक है। तो इसके लिए आपने बस इतना ही देखना है। और आगे हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमारे पास क्या होती है, जब भी लाइट गुजरती है किसी चीज़ से तो हमारे पास क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी कम हो रही होती है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब जैसे भी लाइट अब एक सब जगह से दूसरी जगह जाएगी तो जाहिर है वो उस मीडियम के पार्टिकल्स के साथ भी टकराएगी। अगर मीडियम जितना डेंस होगा उसके पार्टिकल्स भी उतने ज़्यादा होंगे तो लाइट उसके साथ क्या होगी, ज़्यादा रिटार्ड होगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में तेजी से कमी आएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास रिटार्डेशन होती है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने क्लोजली मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना डेंस पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा रिटार्डेशन होगी। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है हमारे पास, बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इनटू अनदर। मतलब जैसे भी लाइट एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में जाती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे ये हम सपोज करते हैं ये हमारे पास ग्लास है, ठीक है। और ये हमारे पास एयर है, तो यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। और यहाँ पे लाइट आके बेंड हो गई इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हुए लाइट की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ जो होती है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस और मिरर टू द फोकल पॉइंट। मतलब लेंस से लेकर जो फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल पॉइंट क्या होती है, ऐसा पॉइंट जिस पे जाकर लाइट की दो रेज आपस में मिल रही है। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे जाकर लाइट की रेज आपस में मिल जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम फोकल पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है ना, वो इसका फॉर्मूला ये हमने लिखा हुआ है -r/2 इसके इक्वल होती है। तो अब हम देखेंगे रियल इमेज और विजुअल इमेज में डिफरेंस। रियल इमेज क्या होता है, एक रियल इमेज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे जो क्लियरली विजिबल लाइट आ रही है, ठीक है, ये जो लाइट रेज है आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके पीछे ही ये इस तरह से कुछ रेज, इमेजिनरी रेज बना के उनको मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज बना देते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। हम पढ़ेंगे क्या होता है वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन देखते हैं। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। मतलब लाइट रेज की इमेजिनरी इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है वो हमारे पास कहता है वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि वो रियल नहीं होता। और रियल इमेज क्या होता है, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम मिरर पे ही देख सकते हैं, उसको हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जो सिनेमास में जो इमेज बनता है स्क्रीन पे, वो हमारे पास रियल इमेज की एग्जाम्पल होता है। अब हम देखेंगे क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन क्या होती है हमारे पास, इट इज अ कलर डिस्टॉर्शन दैट क्रिएट्स एन आउटलाइन ऑफ अनवांटेड कलर्स अलोंग द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फोटोग्राफ। जैसे मतलब हम कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं, मतलब मिस प्रिंटिंग हुई होती है अक्सर बुक्स में, तो उस बुक्स में जो ऑब्जेक्ट के कलर होते हैं ना, किसी भी फोटोग्राफ के, वो कलर्स बाहर आए हुए होते हैं, मतलब एजेस पे फैले हुए होते हैं। तो ये जो एबरेशन या डिस्टॉर्शन होती है ना कलर्स की, इसको कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। और जैसे हमारे पास ये जो लेंस है, ठीक है, इसमें से इधर से भी रेज आ रही है काफी, इधर से भी रेज आ रही है, लेकिन ये रेज आपस में एक पॉइंट पे मिल नहीं रही, ठीक है, फोकस नहीं हो रही। तो इसलिए इनमें क्या होता है क्रोमैटिक एबरेशन। मतलब ये लाइट एक जगह पे जाकर अपना कलर प्रोड्यूस करेंगे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, मतलब ये एक फोकस पे जाकर अपना कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, एपोक्रोमैट और इक्रोमैट लेंसेज की मदद से। एपोक्रोमैट क्या होता है, हमारे पास ये ऐसे लेंसेज होते हैं जो हमारे पास लाइट जो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाकर फोकस हो रही है उसको एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। यहाँ मतलब अगर लाइट यहाँ से गुजर के जा रही है ना तो वो यहाँ पे फोकस हो जाएगी। ये लेंसेज क्या कहते हैं, लाइट को फोकस कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट अपने एजेस के लिए फैलती नहीं है, ठीक है। उसमें क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होती। अब हमने ये कवर कर लिया इस चैप्टर के शुरू वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने देख लिए। अब हम इसके बाद बुक से भी पढ़ेंगे एक दफा, ठीक है, ताकि आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो क्लियर हो जाए एक दफा।